मैंने कल आपको बताया था एक रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, दैट वाज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर इंटू टी। डेल्टा एच क्या होता है यहाँ पे? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा यू क्या होता है? हाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और आर यहाँ पे क्या है? गैस कांस्टेंट। अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पर डेल्टा एच जो होती है वो क्या है? हीट चेंज। तो हीट चेंज मीन्स इसकी यूनिट क्या आएगी? किलो कैलोरी, कैलोरी आएगी या जूल आएगी। तो आर की वैल्यू जूल या कैलोरी वाली ही यहाँ रखते हैं। और टेम्परेचर केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में रखेंगे, कैपिटल टी है। कल मैंने आपको दो फार्मूले और बताए थे। एक डेल्टा एच इक्वल टू सी पी डेल्टा टी एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। आप लोग जब भी क्लास में आया करें, एक क्लास लेता हूँ मॉर्निंग में, उसको रिवाइज करके आया करें, तभी नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट थोड़ा आएगा। और एक क्लास लेने का मीनिंग यही है कि आपको उस दिन का पूरा तैयार हो जाए। यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, सॉरी सी पी क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ ठीक है। एन है नंबर ऑफ मोल्स। इस कैसे आते हैं ये कल मैंने बता दिया था। हीट कैपेसिटी अगर किसी को याद हो तो ये क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था कल। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों, जो ये फॉर्मूला आपने लिखा है, इस फॉर्मूले में अगर मैं मान लो कि किसी गैस या मान लो किसी रिएक्शन में, कोई रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस चेंज इनटू सी गैस प्लस डी गैस। मैं आपसे कहूँ इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी क्या है, तो क्या बोलोगे? गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? ये डी गैस है। गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2। और गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 2। तो डेल्टा एन जी क्या आ गया? 0। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम है, इसलिए 0 आ गया है। नेहा आप म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। सो अगर ये मान लें थोड़ी देर के लिए, आल्दो उस इक्वेशन की अभी इंपॉर्टेंस कम है। किसी रिएक्शन मान लो कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है और जो मोल है वो फिक्स्ड है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। याद करो इक्वेशन कैसे आई थी? इक्वेशन ऐसे आई थी, पहले आप लोगों ने डेल्टा एच लिखा था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे लिखा था। और फिर पी वी इक्वल टू एन आर टी से आप लोगों ने लिख दिया था पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, वॉल्यूम चेंज है तो वॉल्यूम चेंज कर दिया। हीट जो इंथैल्पी होती है डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। रिएक्शन में मोल चेंज हो रहा है तो डेल्टा एन जी लिख दिया।
और आर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है। एक तो मैंने ये रखा था ऐसे। दूसरा सेकेंडली इसी इक्वेशन में ये मान लें कि एन कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है एंड वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट P डेल्टा V इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। मैंने कहा कि इस नीड इसकी कम पड़ेगी, बस एक चीज़ मुझे बतानी है, दैट्स वाई मैं लिख रहा हूँ इसको P डेल्टा V इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो अगर इस इक्वेशन में इसे हम पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस एन आर डेल्टा टी। यहाँ पर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स, ये एन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिखेंगे तो हमारी इंथैल्पी की दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, डेल्टा H डेल्टा U प्लस एन आर डेल्टा टी। ठीक है, नाउ अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो इंथैल्पी होती है दैट इज CP एंड CP डेल्टा टी, एंड जो इंटरनल चेंज होती है दैट इज NCV डेल्टा टी, इजंट इट। ये लिखा था आपने अभी। नाउ इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो यहाँ जब पुट करेंगे ये हो जाएगा NCP डेल्टा टी इक्वल टू NCV डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, दैट्स इट। ये हमने डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू को पुट कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद कुछ इसमें कॉमन हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं कैंसिल हो रहा है। पूरी इक्वेशन को डेल्टा T से डिवाइड कर सकते हो और N से भी डिवाइड कर सकते हो। N कांस्टेंट है ना यहाँ पे, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T। ठीक, तो क्या बचा, डिवाइड बाई N एंड डेल्टा T, you get CP इक्वल टू CV प्लस R। क्या बच्चों यही आएगा, जल्दी बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। ओके फाइन। अब इस इक्वेशन CP इक्वल टू CV प्लस R, ये CP और CV में रिलेशन बताना था। और डेल्टा T मैंने यहाँ पे क्यों रखा, मैंने NR डेल्टा T यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने क्यों बनाई, क्योंकि CP में तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, और CV में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और आपको पता है हीट कैपेसिटी होती क्या है, कि कितनी हीट दें जिससे कि टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर भी चेंज इन टेम्परेचर रखा है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से आपको ये लग रहा होगा कि CP इज ग्रेटर देन CV। अब मैथमेटिकली तो इसमें कुछ नहीं है कि CP इज ग्रेटर देन CV, लेकिन थ्योरेटिकली सोचा जाए इस बारे में कि CP CV से बड़ा है, क्या मतलब इस चीज़ का, तो उसमें थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट आएगा और माइंड भी आपका काफ़ी यूज होगा। CP इज ग्रेटर देन CV का थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है, अमन कुछ बता सकते हो आप, क्या मीनिंग है इसका? अगर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको याद है तो बताओ, CP इज ग्रेटर देन CV का क्या मतलब है? अच्छा, कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताए हीट कैपेसिटी क्या होती है, तभी मैं इस पॉइंट को अच्छे समझा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आंसर आपकी तरफ से ही आए, तभी तभी आपको याद हो जाएगा। Amount of energy needed to increase the temperature by 1 degree Celsius of 1 mole gas. वेरी गुड, वेरी गुड। ये गैस के लिए CP CV डिफाइन करते हैं और किसी के लिए नहीं। ठीक है, अगर कोई सॉलिड होता तो सीधा C लिख देते हैं बस। देखो ये डेफिनेशन बता दी मुझे सपना ने कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, और CP इस CV का अब क्या मतलब समझे आप लोग, अगर डेफिनेशन सभी को पता बताई गई है अभी तो
इसको मैं हटा सो रहा हूँ। कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर रेज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है बिल्कुल सही, कांस्टेंट वॉल्यूम से। बिल्कुल सही। देखो ध्यान से देखना सही बच्चे, ध्यान से देखें। अगर मान लो ये आपकी 1 मोल गैस है, यहाँ पर दिस इज 1 मोल गैस, और इसका टेम्परेचर हमें 10 डिग्री से 11 डिग्री करना है, और दूसरे बीकर में भी 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस, इसका भी टेम्परेचर हमें 10 डिग्री से 11 डिग्री करना है। बच्चों इन बातों को ऐसे लिख दिया था, आप समझने की कोशिश करेंगे तो भी टाइम लगता है। आल्दो इस पे हो सकता है कोई भी क्वेश्चन ना हो, कोई भी न्यूमेरिकल ना हो, बट थ्योरेटिकली चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप को, अपने माइंड को अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो 10 डिग्री से 11 डिग्री यहाँ भी करना है, बट यहाँ पर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और यहाँ पर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर पे। समझे बच्चों, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और यहाँ पर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मैथमेटिकली हम ये देख रहे हैं कि हमें जब टेम्परेचर 1 डिग्री कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाना पड़ता है तो ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। क्या इस क्वेश्चन का ये मतलब है? क्या इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर by 1 degree at constant pressure is more than at constant volume? पहले इस क्वेश्चन को समझ के नहीं समझ गए, पहले बताओ यस या नो? Yes, sir. सच में? ओके Yes, sir. हाँ, क्योंकि क्वेश्चन समझने, देखो आंसर तो अगर मेरे आंसर मेरा नहीं समझ में आया आपको मान लो, तो आप पढ़ के कहीं से निकाल सकते हो, कहीं बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन यही है कि अगर इसी 1 मोल गैस का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री बढ़ाना हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट देनी पड़ती विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम, और कितनी ज़्यादा देनी पड़ती प्लस आर, क्योंकि अभी आपने सीखा सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। अब क्या इसका रीजन भी कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है कि कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है? मतलब कहने का मतलब यह है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब मैं हीट दे रहा हूँ तो मान लो हीट देनी पड़ रही है हमको 10 जूल, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब दे रहा हूँ तो हीट देनी पड़ रही है 8 जूल 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, जबकि सेम सब्सटेंस है, सेम गैस है। क्या इसका कोई रीजन बता सकता है? आई विल बी सो हैप्पी अगर किसी कोई इसका रीजन बता सकता है तो, और रीजन भी इतना डिफिकल्ट नहीं, सच कह रहा हूँ। कोई स्टूडेंट तो बताना चाह रहा है या फिर मैं एक्सप्लेन करूँ? कोई मतलब पार्टिसिपेट करना चाह रहा हो कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा? अमन, अमन कम से कम यस या नो तो बोलो। ओके चलो, देखो ध्यान से, बस एक लाइन का आंसर है। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं तो गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और गैस की पार्ट की जब एनर्जी बढ़ेगी तो उनका एक्सपेंशन भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या है? वॉल्यूम चेंज होना अलाउ है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। और बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब नो एक्सपेंशन ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नो एक्सपेंशन, यस? Yes. हाँ, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दी गई है वो सारी एनर्जी बढ़ाने के, सारी एनर्जी को इंक्रीज करने में चली गई, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में चली गई, सारी हीट यूज हो गई। ऐसे मुझे बोलना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दी गई है वो सारी हीट टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में यूज हो गई, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दी गई उसमें वो हीट का कुछ पोर्शन एक्सपेंशन ऑफ गैस में यूज हो गया।
क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन भी हो सकता है गैस का, वॉल्यूम चेंज है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज होना अलाउड है। तो जब एक्सपेंशन होगा गैस का तो एक्सपेंशन ऑफ गैस में हीट लॉस होती है गेन होती है, टेल मी फास्ट। गैस जब एक्सपेंड करती है Loss. लॉस, तो उस लॉस हीट को भी तो कवर करना है बच्चों। इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए अब मैं बस आंसर मेरा फिनिश है, द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैस। बस इतना आंसर है। समझ में आया? यस बोलो, आगे बढ़ता हूँ मैं। Yes, sir. अगर रिपीट Yes, करना हो तो भी sir. बता दो। समझ आ गया बच्चों? ठीक Yes, है, sir. ओके। Yes. सो मैंने क्या बोला, हीट गिवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गैस। दैट्स वाई जो है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके कुछ डेटा है वो अभी आप नोट कर लो, ये हो सकता है कभी न्यूमेरिकल में यूज करना पड़े। Cp अपॉन Cv के रेशियो को बोलते हैं गामा, ठीक है। और फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस जो रेशियो होता है ये होता है 1 सेकेंड, लेट मी चेक द डेटा। वन 1.66। मोनोएटॉमिक गैस समझते हो ना आप लोग, जो डायटॉमिक ना हो, जैसे कि हीलियम कैसे एग्जिस्ट करता है, जो मोनोएटॉमिक गैस, हीलियम, नियॉन, है ना, ये सब मोनोएटॉमिक गैसेस होती है ना, जो सिंगल एटम में हो। फॉर डाई एटॉमिक गैस जो इस रेशियो की वैल्यू होती है, मैं Cp और Cv के रेशियो की वैल्यू लिख रहा हूँ 1.40 या 1.41। फॉर पॉलीएटॉमिक गैस या ट्राइएटॉमिक गैस इट इज 1.33। मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस एक डेटा रख लेना, कभी जरूरत पड़ जाए तो। आल्दो ये हमेशा गिवन होता है बच्चों, ठीक है। चलो अब हम इंथैल्पी पे वापस आते हैं। 2-3 था या 3-3 था? लास्ट में 1.33 था बेटा, लास्ट में 1.33 था, ठीक है। अब आते हैं इंथैल्पी पे वापस और एक टर्म समझते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंथैल्पी। यहाँ से चैप्टर आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन सब ओवर है, अब यहाँ पर केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो गई है और आपको पूरा समझ में भी आएगा, थोड़ा फोकस रहना बस। एप्लीकेशन ऑफ इंथैल्पी, सबको ये माइंड में होना चाहिए कि इंथैल्पी क्या है, हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले है कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इंथैल्पी हीट ही है, बट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी। तो ये क्या होती है, तो कोई केमिकल रिएक्शन R2P है तो इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज द ओवरऑल हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड। कैसे लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, मीन्स प्रोडक्ट बॉन्ड्स ज़्यादा एनर्जेटिक है दैन रिएक्टेंट बॉन्ड्स, देन ये चेंज क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। और अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट से कम है तब ये चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। और याद करो जब ये चेंज पॉजिटिव आता है तो उसे बोलते हैं कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
और जब ये चेंज नेगेटिव आता है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और तभी तो हम किसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताते हैं बाय इंथैल्पी चेंज ओनली। अब मुझे बताओ जरा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? रिएक्शन से हीट का बाहर आना या अंदर जाना? एब्जॉर्ब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या बात कर दी आपने? रिलीज, रिलीज नाम ही देखो, एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट होना, बाहर निकलना। हाँ, और एंडो, इन का मतलब अंदर, दो मतलब दो, हीट दो, इंडो मतलब हीट दो, Absorb. एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज, और समझ सकते हो यहाँ पर क्यों है। अच्छा बताओ बच्चों, अगर रिएक्टेंट के पास ज्यादा हीट है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, मान लो रिएक्टेंट के पास 10 जूल हीट है और प्रोडक्ट के पास 5 जूल हीट है, प्रोडक्ट के बॉन्ड के पास, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा और रेस्ट एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा? रिलीज। तो देखो वही तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर रिएक्टेंट के पास हीट ज़्यादा है तो एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के पास हीट ज़्यादा है तो वो कम एनर्जी का प्रोडक्ट बनाएगा और बची हुई एनर्जी को रिलीज कर देगा। सिंपल सी बात है। तो अगर रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा है तो एनर्जी रिलीज। अब अगर प्रोडक्ट के बॉन्ड के पास हीट ज़्यादा है, मान लो रिएक्टेंट को जो है, रिएक्टेंट के बॉन्ड के पास जो हीट है वो 5 जूल है और प्रोडक्ट के पास है 7 जूल। अब बताओ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कब बनेगा? जब हीट देनी पड़ेगी या हीट रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी। Absorb. क्योंकि रिएक्टेंट के पास हीट कम है ना, तो हीट इसके पास कम है, तो जब तक इसको 7 जूल हीट नहीं दोगे, 5 + 2 2 जूल और नहीं दोगे, तब तक कैसे बनेगा प्रोडक्ट? तो थियोरेटिकली बहुत सिंपल है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट के पास हीट कम है प्रोडक्ट से तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यही बात देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, रिएक्टेंट के पास इंथैल्पी कम है प्रोडक्ट से, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक यानी कि एब्जॉर्ब। तो ये तो आप समझ सकते हो। तो अब अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे हो तो ध्यान रखना, डेल्टा एच निगेटिव मतलब हीट रिलीज एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। आपके पास दो ऑप्शन हमेशा रहते हैं। अच्छे से चीज़ों को समझ लो, और नहीं समझ पा रहे तो फिर याद करो। लेकिन कितना याद करोगे साइंस में आप, हर एक चीज़ का इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो अभी मैंने डिफाइन नहीं किया व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड in a chemical reaction। ठीक है, ये क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, और अभी आपने सीख लिया कि केमिकल रिएक्शन अगर R से P है तो इसका एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक, और इसका चेंज अगर नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक। और कैसे लिखते हैं इसको? इंथैल्पी जो स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करें। इसलिए जब इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे। दैट इज अ हीट ऑफ रिएक्शन। अब हीट ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे नेम हो सकते हैं, वही नेम एक एक करके सीखेंगे और तब इसके बाद ये चैप्टर ओवर होगा। एक एक नेम को बहुत अच्छे से सीखना है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के नेम क्या है? हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सारा ये एंथैल्पी का एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला जो हीट ऑफ रिएक्शन का एप्लीकेशन है दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत अच्छे से चीज़ समझना, यहाँ पे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एंथैल्पी को आप हीट भी लिख सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, बट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ये होता है, डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ
the amount of energy required or released to form 1 mole product from its element at standard stable state। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, समझना ध्यान से। जैसे मुझे बच्चों CO2 गैस फॉर्म करना है, किसी रिएक्शन में CO2 गैस फॉर्म करना है। यहाँ से ये भी थोड़ा समझ जाओगे कि रिएक्शन इंजीनियरिंग कैसे होती है, कैसे कोई नई रिएक्शन कराई जाती है। CO2 गैस बनाना है तो पहली बात तो डेफिनेशन क्या कर रही है कि प्रोडक्ट जो बनाओगे वो कितना होना चाहिए, 1 मोल। ठीक है, तो ये पहली बात, तो ये इस पॉइंट पे ध्यान देना है और स्टैंडर्ड स्टेट में ध्यान देना है। ठीक है, तो CO2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन CO2 किससे फॉर्म होना चाहिए, उसके एलिमेंट से। किससे फॉर्म होना चाहिए बच्चों, उसके एलिमेंट से। बताओ CO2 में क्या एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म होना चाहिए, और कार्बन ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट से। अब आप कार्बन ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या है, इसमें तो आप फंस गए। कैसे बताओगे कार्बन ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या है, कोई बता सकता है कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या है? अब आप पूछोगे सर स्टैंडर्ड स्टेट, हाँ बोलो बोलो बोलो। सॉलिड, बिल्कुल बिल्कुल सही, सॉलिड है बिल्कुल सही। और लेकिन सॉलिड में क्या, ग्रेफाइट या डायमंड या बकमिंस्टर फुलरीन, क्या बोलोगे सॉलिड में? देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट का मतलब है कि वो एलिमेंट 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करता है, वही उसकी स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट है। अंडरस्टूड? तो स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट का मतलब यहां पर है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm से है। समझे? इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज द इट्स स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। अब कार्बन इस टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करता है, डायमंड भी एग्जिस्ट कर सकता है, ग्रेफाइट भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट है वो ग्रेफाइट है। डायमंड हार्ड होता है, ये मत सोचना डायमंड है। उसका रीजन यही है कि थर्मोडायनामिकली ग्रेफाइट डायमंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका क्या मतलब है कि डायमंड धीरे धीरे कुछ साल में ग्रेफाइट में ही चेंज होता है। तो मतलब वो अल्टीमेटली किस में रहना चाहता है, ग्रेफाइट में। तो इसलिए यहाँ पर ये लर्न करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा रीजन से समझा रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन सॉलिड है स्टैंडर्ड स्टेबल, लेकिन सॉलिड में कार्बन ग्रेफाइट। और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होगी, O2, लेकिन कौन से स्टेट में? गैस। हाँ, O2 गैस में, सिर्फ O नहीं होगी। ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि जब भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा होगा, दिया होगा, तो समझ लेना कि वो 1 मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की इंथैल्पी दे रखी है। ओके बेटा, जब भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगा तो समझ लेना कि वो
1 मोल हीट के फॉर्मेशन की एंथैल्पी दे रखी है। इसको डिनोट कैसे करते हैं देखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। या तो आप इसको ऐसे लिखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ नॉट। नॉट का मतलब यहाँ पे लिखा होता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, और एफ का मतलब फॉर्मेशन, 1 मोल गैस के फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज है। या तो ऐसे लिखो, और यू कैन डिनोट लाइक दिस डेल्टा एफ एच नॉट। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया है। अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। इस पे डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, अगर मुझे अमोनिया गैस फॉर्म करना है तो मुझे किस अमोनिया का कितना मोल फॉर्म करना पड़ेगा? 1 मोल। किससे फॉर्म करूं बताओ जल्दी से। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बिल्कुल सही, N2 गैस H2 गैस। अब क्या करूं? क्या मैं इसको 3H2 यहाँ 2NH3 कर दूं? सही है बच्चों, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है ये क्वेश्चन। जल्दी बोलो, यस या नो। नो सर। बिल्कुल सही। क्यों? नो सर। क्योंकि अमोनिया के मोल कितने हो गए? 2। और ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि 1 मोल ही बनाना है 1 मोल के लिए। तो यहाँ 2 हटाओ और यहाँ पे क्या कर दो? हाफ हाफ। नो सर। क्या आप सही है? यस सर। क्योंकि Yes. हाँ, अब क्योंकि 1 मोल बन रहा है। चलो नेक्स्ट बताना जरा। अगर मुझे HBr फॉर्म करना हो 1 मोल, तो कैसे फॉर्म करूंगा? कौन बताएगा? H2 plus हाफ Br H2 प्लस हाफ Br2 प्लस हाफ Br। हाँ, स्टेट भी बताना है यहाँ पर। हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 क्या लिखूं? लिक्विड। हाँ, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। गैस नहीं लिखना है, Br2 लिक्विड। अगर गैस लिखे तो गलत हो गया। बताओ जरा, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर होगा ना एक तरीके से 25, तो उसमें Br2 लिक्विड होती ना। यस। हाँ। यस सर। यस सर। और बच्चों अगर HI फॉर्म करना है तो? सर HBr की स्टेट क्या होती है? HBr अच्छा, हमको राइट हैंड में स्टेट बताने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड में स्टेट बताने की, ठीक है। वैसे ये सॉलिड होता है, इसलिए हमको ऐसे NH3 यहाँ गैस है, हमको लेफ्ट साइड में स्टेट बताने की जरूरत है। क्योंकि अभी तो मैं इनकी तो बता सकता हूँ, जैसे HI सॉलिड है ना। तो वैसे राइट में स्टेट, प्रोडक्ट की स्टेट जरूरत नहीं, लेकिन रिएक्टेंट की स्टेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे फॉर्म कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। HI में क्या करोगे? हाफ H2 प्लस I। हाफ H2 प्लस हाफ I। हाँ, आई बताओ जरा, आई की स्टेट तो बताओ। solid Solid। हाँ, Solid। आयोडीन सॉलिड, ठीक है, गुड, सॉलिड। ठीक है। अच्छा बच्चों, NH4NO2 फॉर्म करना हो तो सॉलिड, अब इसको कौन बताएगा? फास्ट, जल्दी सर बताओ। N2। सर N2 प्लस 2H2 प्लस O। N2 गैस प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस। बिल्कुल सही, N2 गैस प्लस 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ये इसकी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। देखो, जैसे कि मैं NH4Cl फॉर्म करता हूँ और इसको मैंने फॉर्म कर दिया NH3 प्लस HCl से। क्या ये जो रिएक्शन है, इसमें NH4Cl देखो एक ही मोल बना, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये सबलाइन करता था ना, याद होगा 10th में। क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रही है? यस या नो? फास्ट। नो सर। क्या No, रीजन, sir. क्या रीजन है? एलिमेंट्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये मॉलिक्यूल ले लिए हमने। अगर मुझे बच्चा CO2 फॉर्म करना है बच्चों, तो मैं इसको CO प्लस हाफ O2 कर दूं। क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन कर रहा है ये रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन? नो सर। नो सर। no sir बिल्कुल सही। अब इसके जो भी क्वेश्चन आए होंगे आप लोग कर लोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये तो CO तो मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड हो गया, और हमको तो एलिमेंट से फॉर्म करना है ना। ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, अभी इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं,
तो कुछ एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट लिख लेते हैं ना, तो स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखो देखो ध्यान से, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, कार्बन ग्रेफाइट। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 298 केल्विन। ओके, एंड नाइट्रोजन की N2 गैस, हाइड्रोजन का H2 गैस स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट, ये लिख रहा हूँ मैं ना। एंड क्लोरीन पूछा गया था IITJ में एक बार, क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट क्या होगी बच्चों, Yes. Cl2 गैस है ना। ब्रोमीन की Br2 लिक्विड। सोडियम की क्या होगी बच्चों, सोडियम सॉलिड हाँ Na सॉलिड, मेटल है ना, मेटल तो सॉलिड हो गया, एल्युमिनियम की एल्युमिनियम सॉलिड। अच्छा, आयोडीन की I2 सॉलिड। सल्फर सॉलिड सॉलिड, S. हाँ S8 याद है, वो याद है, W स्ट्रक्चर इसका W वाला है ना, क्राउन क्राउन से, यस सर हाँ S8 सॉलिड। ये रोम्बिक होता है, रोम्बिक RHO, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर। फास्फोरस में एक्सेप्शन है, ये होता है P4 सॉलिड, मगर ये वाइट होता है, वाइट फास्फोरस। फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, तो P4 वाइट सॉलिड। और कौन सा बताऊं, अप्रॉक्सीमेटली हो गए सारे, इतने इंपॉर्टेंट है। अदर के जितने मेटल हैं वो सारे सॉलिड हो जाएंगे। और अच्छा, मरकरी की क्या होगी स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट, Hg लिक्विड हाँ, Liquid. आई थिंक अब पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको सारा पता होगा इसके अलावा तो। अच्छा, फ्लोरीन की F2 गैस हो गया। इसमें ध्यान रखना, फास्फोरस के वाइट ब्लैक येलो होते हैं, लेकिन वाइट लेना होता है। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो कोई अगर रिएक्शन है R से प्रोडक्ट P, और इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आर एक्शन ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, बिल्कुल वैसे ही, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप इस तरह से लिख सकते हो, बिकॉज स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिखी जा सकती है। पता है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, सुनना चाहे ध्यान से। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो, ध्यान देना बच्चों, कि A से B हम जा रहे हैं, B का 1 मोल बना है और B A से बना है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B जो है वो दे रखा है x1, ठीक है, ये वैल्यू है। और दूसरी रिएक्शन है B से C, इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दे रखा है x2। थर्ड रिएक्शन है C से D, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन D दे रखा है x3। तो पूछा है व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर A to D। तो A to D के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी,
अगर इन तीनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। अब देखो एंथैल्पी, जल्दी से बताओ एंथैल्पी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? फास्ट। Extensive. Extensive. हाँ वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? जो ऐड की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं? की जा सकती हाँ, है। ऐड सब्ट्रैक्ट सब की जा सकती हैं, लेकिन इंटेंसिव मतलब ऐड नहीं किया सकती, मल्टीप्लाई नहीं किया सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं किया सकती, कुछ नहीं किया सकता है, फिक्स होता है। क्या बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि दो सब्सटेंस के मास को सेपरेट करो तो बॉइलिंग पॉइंट भी सब्ट्रैक्ट हो जाए? नहीं होते ना, ठीक है। क्या एक ड्रॉप, क्या बच्चों एक बकेट वाटर से एक गिलास पानी निकालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा? नो सर। हाँ, तो मतलब ये आपने एक गिलास पानी निकाला, मतलब क्या होगा? सेपरेट कर दिया एक गिलास पानी, 1 ग्लास वाटर, बट बॉइलिंग पॉइंट सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो इंटेंसिव कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, कैन नॉट बी एडिटिव, कैन नॉट बी एडेड। बट इन एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, एडेड, एवरीथिंग। तो अब जरा मुझे बताओ, तो में से कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ए टू डी रिएक्शन क्या इन तीनों रिएक्शन को कुछ करने से आ सकती है क्या? ये आपके पास ऐड करने से। ऐड करने। तीनों को ऐड कर दें, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तीनों को ऐड कर दें तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और क्या बचा? ए टू डी। ए टू डी। पहले बताओ ए टू डी, मुझे एक बच्चे ने बताया है, खुशी ने शायद बताया है, सभी को ये बात समझ आई कि क्या मैं तीनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ए से डी आ जाएगा? यस बोलो जल्दी से, अगर कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। यस सर। बॉयज में कोई नहीं बोल रहा है। आदित्य समझ में आ गया? सर ऐड करने से सर कैंसिल कैसे हो गए? अच्छा, ऐड करने से कैंसिल कैसे हो गए? ये बात तो आज आपने, अच्छा थोड़ी मैथ्स लगा लो तो कैंसिल हो सकते हैं। अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ x+2 चेंज इनटू y+2, तो जरा बताओ मुझे, इसमें 2 से 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो x चेंज इनटू y नहीं बचेगा, हो गया है ना? यस। हाँ, क्या अब ऐड करने से ए टू डी आ जाएगा? और एक दो लोग बता दो जल्दी से, यस बोल दो, तब मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आया है। Yes, sir. यस सर। ओके, तो बताओ इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर गिवन रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस बी प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल टू x1 x2 x3। क्योंकि मैंने तीनों रिएक्शन को ऐड किया तो उनकी एंथैल्पी भी तो ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट कैन बी एडेड। तो इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल हीट कितनी चाहिए? x1 प्लस x2 प्लस x3। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंथैल्पी ऐसे देखो, दो रिएक्शन की इंथैल्पी दी हो, तीसरी रिएक्शन निकालनी हो, देख लेना वो कैसे आ रहा है। अगर सेपरेट करके आ रहा है, तीसरी रिएक्शन सेपरेट करके आ रही है, बिल्कुल यहाँ पे मैथ यूज करनी है। अगर थर्ड इक्वेशन सेपरेट करके आ रही है तो इंथैल्पी भी सेपरेट हो जाएंगी। अगर पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंथैल्पी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं कहूँ एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ गया है। गुड, ए से बी की इंथैल्पी ये है, मैं आपसे पूछूं 2a चेंज 2b की इंथैल्पी क्या होगी? 2x1। वेरी गुड, 2x1। क्योंकि एंथैल्पी जो होती है वो मल्टीप्लाइड भी हो सकती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वेरी गुड, समझ गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अभी नंबर 1 हमने सीखा है क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नंबर 2 सीखने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये सब किसके एप्लीकेशन है? एंथैल्पी के एप्लीकेशन है, हीट ऑफ रिएक्शन के एप्लीकेशन है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन कह सकते हो। अब कंबशन तो आप लोग जानते ही हो, कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। रिएक्ट। हाँ हाँ, सब्सटेंस तब रिएक्टेंट। कंबशन किसका होगा? रिएक्टेंट का होगा या प्रोडक्ट का होगा? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का। इसलिए डेफिनेशन, हाँ इसलिए डेफिनेशन देखो क्या होगी,
अच्छा, मुझे एक चीज़ चेक करनी है, कौन स्टूडेंट है जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेशन मुझे बता देगा, जिसको याद हो गई होगी। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेशन कौन बताएगा? भूल गए ना अभी की अभी? Amount of energy required to form 1 mole product from the elements in standard state, stable state. वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ थोड़ी मिसिंग थी, आपने ये बोला ना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, रिलीज भी तो हो सकती है और ना? released. हाँ, ध्यान देना, क्योंकि ये बोलना पड़ेगा आपको, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। लेकिन ऐसा, ये डेफिनेशन को मैंने क्यों रिकॉल कराया पता है? क्योंकि कंबशन में इमोशनल मत हो जाना कि बस यही बोलना है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और रिक्वायर्ड, क्योंकि कंबशन में हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज। एग्री विद मी? कंबशन में हीट हमेशा रिलीज होती है ना? हाँ Yes, sir. हाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलोगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना? ओनली रिलीज, नॉट रिक्वायर्ड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल। अब देखो, इस बार कंबशन रिएक्टेंट का करना है तो रिएक्टेंट 1 मोल होना चाहिए, जिसका कंबशन कर रहे हो उसका 1 मोल होना चाहिए। तो व्हेन 1 मोल substance burn in excess air, क्योंकि कंप्लीट कंबशन के लिए एयर को एक्सेस लेना पड़ेगा, है ना? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस बर्न इन एक्सेस एयर इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, जैसे CH4 का कंबशन करना है तो कंबशन एयर में क्या होती है? O2 NN2, मैं O2 लिख रहा हूं। कार्बन कैसे बैलेंस करोगे कंबशन रिएक्शन को? जिसका कंबशन यहाँ पे किसका हो रहा है? O2 का या CH4 का? CH4. तो इसका 1 मोल। हाँ, जब कंबशन की इक्वेशन खुद लिखोगे तो जिसका कंबशन कर रहे हो उसका 1 मोल, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अब 1 मोल CH4 से कितनी CO2 बन सकती है? कंप्लीट कंबशन में CO2 H2 बनती है हाइड्रोकार्बन से, तो यहाँ पे CO2 आ गया। और अगर हाइड्रोजन 4 हैं तो वाटर कितने बन सकते हैं? 2। हाँ, यहाँ पे CO2 गैस में और वाटर हमेशा लिक्विड बनता है, कूल कर दिया जाता है बाद में। अब इसके बाद में O2 एक्सेस में लेना है कंप्लीट कंबशन के लिए, तो देखो कैसे। O2 को इसलिए बाद में बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, और यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे? प्लस एनर्जी। और कंबशन के लिए हमेशा डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होगा। डेल्टा HC लिख सकते हो कंबशन का, हमेशा नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे बच्चों मैं कहूँ C3H8 ये प्रोपेन होता है, इसका कंबशन लिखना है, कैसे लिखोगे? तो पहले प्लस O2 लिखा मैंने, और पहले देखो 3 कार्बन से 3 CO2 बन जाएंगे, राइट? और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन से कितने वाटर बनेंगे? 4 H2O। अब लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, ये गैस में होगा और ये लिक्विड में होगा। लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करो, कितना ऑक्सीजन आएगा? 5. 3 2 6 एंड प्लस 4 5 O2। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए सब लोग। एक लास्ट मतलब कंबशन की एग्जाम्पल में, अगर कोई CXHY मॉलिक्यूल है, इसका कंबशन करना है तो X कार्बन है तो कितने XCO2, XCO. और Y हाइड्रोजन है तो कितने वाटर? ये कौन बताएगा? Y/2. Y/2, बिल्कुल सही, क्योंकि हाइड्रोजन अगर 4 थे तो 2 वाटर, हाइड्रोजन अगर 6 थे तो 3 वाटर, हाइड्रोजन अगर Y है तो उसका हाफ वाटर, यानी कि Y/2 H2O। ठीक है, और याद करो
अगर इस साइड ऑक्सीजन 10 होते थे तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते थे? 5 से या 10 से? 5 से। जितने ऑक्सीजन है उसके हाफ यहाँ मल्टीप्लाई करते थे ना। अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें एक लिसन टू मी, अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर पहले देखो कितने ऑक्सीजन है, 2x और y/2 ऑक्सीजन। इतने ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, बताओ पहले राइट हैंड साइड में, बोलो बच्चों। Yes, sir. इसका हाफ मल्टीप्लाई करना है तो इसका हाफ कितना होगा? x प्लस Plus 5/4. y/4। इसे मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको लिखूंगा प्लस x प्लस y/4 O2। ये इसकी कंबशन की इक्वेशन हो गई। ओके इसी में कुछ बच्चे मुझसे लैटिस एंथैल्पी पूछ रहे थे, हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछ रहे थे, इसी में आ जाएगा कल की क्लास में। अभी क्लास छूटी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन heat at heat change at constant pressure and constant volume for combustion of benzene at 27 डिग्री सेल्सियस। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब और कुछ नहीं दे रखा है, तो अगर रिएक्शन आपको खुद लिखनी है, अगर रिएक्शन गिवन है तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर रिएक्शन नहीं गिवन है तो आप पहले खुद रिएक्शन लिखो। ओके, तो बेंजीन के कंबशन की रिएक्शन लिखो, तो क्या रिएक्शन होगी? C6H6 प्लस O2। CO2 कितने बनेंगी? 6 CO2। और वाटर कितने बनेंगे? 3H2O लिक्विड, ये गैस, और ये O2 गैस। कितने, अच्छा बेंजीन की स्टेट क्या होती है? लिक्विड। टेल मी O2 कितने होंगे यहाँ पे? 15/2। 15/2। अब कोई बता सकता है मुझे पूछा क्या गया है? डिफरेंस बिटवीन हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या पूछा क्या है? क्वेश्चन खत्म है 1 सेकंड के अंदर, बस बता दो क्या पूछा गया है। सर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है ये वैल्यू? CP हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इन डेल्टा एच, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन डेल्टा, एंड इट इज Delta H. कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू। तो Delta देखो U. हाँ, तो डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसका डिफरेंस पूछा गया है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ये क्या लिखा हुआ बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस लिखा है, किसके बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जल्दी बताओ ना, ये तो लिखा है ये। डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच हीट, हाँ डेल्टा एच हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है, और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डिफरेंस पूछा गया है। क्या क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया? बताओ जल्दी से, इस सेक्शन का डेल्टा एन जी क्या है? फटाफट बताओ इसका डेल्टा एन जी क्या है। आज गलत नहीं होना चाहिए ये। 15 डेल्टा एन जी इसका 15 है। हाँ -3/2 किसी बच्चे ने अच्छे से बोला। देखो यहाँ पे 6 गैस के मोल्स हैं और यहाँ पर 15/2 गैस के मोल्स हैं, और सब लिक्विड है, तो ये आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पर रख दिया -3/2। अब आपकी मर्जी है। अब हीट चेंज ये नहीं पूछा है कि जूल में निकालना है कैलोरी में निकालना है,
तो आपको सिंपल किस में पड़ेगा, कैलोरी में पड़ेगा ना सिंपल। तो यहाँ पे कैलोरी में रख दो, आर की वैल्यू कितनी रख दूँ 2। टेम्परेचर कितना रखूँ जल्दी बताओ। 300 के 327 है ना, प्लस 270 300 हो गया खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब जगह पूछा जा चुका है। बताओ क्या क्या आंसर आया, फटाफट बताओ आंसर क्या है इसका। -9 -900 -900 कैलोरी है ना, -900 कैलोरी। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, सो